यस स्वधा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैसेज स्टार्ट हो गया है ना? স্যার আপনি ভিডিও অন করে हाँ संपत। আপনার ভিডিও অন করেছেন, মানে ক্যামেরা অন করেছেন? ক্যামেরা অন আছে তো, দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, আমি একবার রিজয়েন করছি। রিজয়েন কর। পাচ্ছিস দেখতে? হ্যাঁ স্যার, এবারে দেখতে পাচ্ছি। ओके ओके सर। अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इक्विटी डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास चल रहा है सर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग करेंटली फ्यूचर ट्रेडिंग के एडवांस जोन में आ चुके हैं। मतलब देखते देखते फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट का जो एडवांस पार्ट है, स्पेशली फ्यूचर मार्केट का, ठीक है, ऑप्शंस में अभी तक बात तो की है नहीं। तो फ्यूचर मार्केट में जो करंट डिस्कशन चल रहा है दैट इज प्रॉफिट रिलेटेड मैटर में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। मतलब डेली प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे कि कल आपको मैं बताया, उससे पहले और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज मार्क टू मार्केट एंड मार्जिन के बारे में। तो मार्जिन क्या है उसके बारे में बोला था, मतलब मार्क टू मार्केट में बोला था, बट मार्जिन के बारे में कुछ बताना अभी भी बाकी है। मार्जिन के बारे में पॉइंट को डिस्कस करना अभी भी बाकी है। तो आज ना सर वही करेंगे। आज मार्क टू मार्केट में बात करेंगे, मतलब मार्क टू मार्केट कल ही हो गया था। आज थोड़ा मार्जिन कैलकुलेशंस कैसे होता है, मतलब हम लोग जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो स्पेशली इन फ्यूचर एज वेल एज इन ऑप्शंस, तो जब उसमें हमें मार्जिन देना पड़ता है तो उस मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस तरह से वो मार्जिन आता है, कैसे कैलकुलेशंस होता है, इसी के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा। ठीक है। तो ऐसा तो ये सब चीज़ डे टू डे मार्केट में जो कोई भी ट्रेड लेता है, ठीक है, जो ट्रेडर होता है, ऑप्शन ट्रेडर या फ्यूचर ट्रेडर, तो उनको ना ऐसे डेली सामना करना पड़ता है, बट उनको ये समझ में नहीं आता ऑलवेज कि ये मार्जिन के पीछे का राज क्या है। तो वही मार्जिन के पीछे का राज को ढूंढते हैं, क्या है मार्जिन के पीछे का राज, ठीक है, और क्यों, मतलब क्यों इस तरह से मार्जिन को कैलकुलेशन करके लिया जाता है। ऐसे एक बात तो है सेटलमेंट के लिए, बिकॉज फ्यूचर मार्केट कैश सेटलमेंट होते हैं ना सर, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट कैश सेटलमेंट होते हैं। और कैश सेटलमेंट में ये बहुत जरूरी चीजें हो गया, है ना। कैश सेटलमेंट के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इसीलिए ये थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, तो चलो सर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सर कल का एक बहुत बड़ा न्यूज सुने आप लोगों ने, सेबी ने क्या किया? अरे खबर है कि नहीं? হ্যাঁ দাদা, ওই ট্রেডিং টাইম বাড়িয়ে দেবে তো? नहीं नहीं, ट्रेडिंग टाइम तो उस वो वाला नहीं, साधना साधना बोल के एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उसके बारे में तुम लोग सुने हो? ये स्टॉक না না দাদা। मैंने व्हाट्सएप में इसका डिटेल्स थोड़ा सा दिया, স্যার तो चाहे অনেকদিন আগে আপনাকে বলেছিলাম এটার কথা, তখন আপনি বলেছিলেন এটা ট্রেড না নিতে। ओ अच्छा, पूछा था मुझे तूने। आई थिंक স্যার এটা এফএম এর ক্লাসে তখন লাস্টে বলেছিলাম এটার কথা, তখন আপনি বললেন যে এরকম মানে ইয়ে খুব বাজে ट्रेंड, খুব বাজে দেখা যায়, অর্ধেক ড্যাশ রয়েছে, তো এটা ট্রেড না নিতে। ये सर वही, इसीलिए देखो मैं कैंडल स्टिक्स भी निकाला कि ये जो साधना ब्रॉडकास्ट बोल के जो कंपनी है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट बना है सर। एक ब्लॉगिंग मतलब एक यूट्यूबर, ठीक है, एक यूट्यूबर ने बेसिकली यूट्यूबर को प्रमोट किसने किया पता है? बड़ा फेमस अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो सर्किट है ना, वो अरशद वारसी, नाम सुने होंगे आप लोग। अरशद वारसी जो मतलब बहुत ही फेमस एक्टर है बॉम्बे का, बॉलीवुड का, उन्होंने इसको प्रमोट किया और उनके वाइफ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये देखो सर,
अरशद वारसी वाइफ एंड अदर्स इन शेयर रिगिंग केस बैन्स देम, इनको स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। और इन लोगों ने किस तरह से मैनिपुलेशन किया था, मैं थोड़ा सा आपको खबर सुना देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, आजकल लोग यूट्यूब के जाल में बड़ा फंसते हैं। मैं यूट्यूब के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट यूट्यूब में देयर आर सम यूट्यूबर्स जो लोगों को चकमा देता है, ठीक है, मतलब चकमा देता है, मतलब लोगों को ना ग्रीडी बनाते हैं। ऐसे देखो, स्टॉक मार्केट थोड़ा ग्रीड का जगह है ही। स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली जहाँ पैसा है वहाँ ग्रीड तो होगा, बट देयर इज अ वेरी, मतलब वेरी थिन लाइन बिटवीन योर ग्रीड एंड योर कैलकुलेशन, मतलब एनालिटिकल एबिलिटी। एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क और एक होता है ग्रीडीनेस रिस्क। मतलब ग्रीड के अंदर रिस्क लेना जो होता है ना, मतलब पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। बस कोई यूट्यूबर का अगर मानो मिलियन बिलियन सब्सक्राइबर है तो उसने कह दिया तो हम ट्रेड ले लेते हैं। ये कोई अच्छा बात नहीं है, ये कोई अच्छा बात नहीं है। हाँ, नॉर्मली लोगों का ऐसे एनालिसिस होता है, देखा उसका मिलियन सब्सक्राइबर है। अरे भाई, मिलियन सब्सक्राइबर है, क्या बोलता है लोगों को ग्रीड के थ्रू से मिलियन सब्सक्राइबर। वैसे तो बहुत सारे लोगों का आप देखोगे जो गलत काम भी करते हैं उनका भी फॉलोअर्स बहुत है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे खराब है, ठीक है, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो जेन्युइन नॉलेज देते हैं, जेन्युइन एजुकेशन देते हैं, बट उसके अंदर भी वो बोलते हैं ना सरसों के अंदर भूत, तो वैसा ही एक यूट्यूबर है सर। कुछ आई थिंक आप लोग खबर देखोगे तो पता चलेगा। आप देखो, अभी ये सब्जेक्ट टू प्रूफ है, बट सेबी ने तो इनको बैन कर दिया, इवन यूट्यूब चैनल को भी, ठीक है, मैं जितना सुना अभी तक, ठीक है। तो इसका नाम कुछ मनीष मिश्रा नाम के कोई यूट्यूबर है, और जिसको बॉलीवुड एक्टर ये अरशद वारसी साहब, इन्होंने इसको प्रमोट किया, इनके वाइफ भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और एक पूरा फैमिली ग्रुप है, इन लोगों का पूरा एक टीम है, ठीक है। ये टीम का डिटेल्स नाम भी यहाँ पर मेंशन किया है, जिन्होंने बेसिकली हुआ क्या है, बेसिकली ये हुआ कि ये जो साधना ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है, इसका बिजनेस बहुत ही बेकार जा रहा था, ठीक है। ये देखो, इट इज प्रूफ सेबी फाउंड आउट दैट ऑफेंडर्स सोल्ड आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड साधना ब्रॉडकास्ट शेयर्स एंड दिस 45 entities made an illegal gain, 41.90 करोड़ का गेन किया। यूट्यूब वीडियोस ऑन चैनल्स नेम द एडवाइजर बोल के एंड मनी वाइज वेर यूज्ड टू रिकमेंड शेयर ऑफ साधना ब्रॉडकास्ट, एकदम नाम मेंशन करके दिया है, ठीक है। SEBI has taken action against the offenders who use social media platform like YouTube, pump and dump shares of these companies. The list of offenders at Sadhana Broadcast includes Bollywood actor Arshad Varsi, his wife Maria, and his brother Iqbal Varsi. All the offenders have been banned for a year. ठीक है। अब ये तो बता रहे, अरशद वारसी बता रहे कि वो इनोसेंट है, उनको पता नहीं। अभी देखो ये वो प्रूव कर पाते कि नहीं अपने आप को इनोसेंट, ठीक है। तो इट वाज alleged that there was a price manipulation and offloading of shares by certain entities in the aforementioned scripts, मतलब shares. The said complaints allege that YouTube videos and false content, मतलब लोगों को ना ऐसे करके ट्रेड में, तो पहले तो फॉल्स कंटेंट क्या दिखा पता है इसको जानबूझ के इसके बारे में, क्योंकि उसके पास काफी सब्सक्राइबर है, काफी सारा व्यूअर्स है, तो उसने ऐसे बताया कि मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी को अदानी ने परचेस किया, मतलब अदानी इसको परचेस करने वाला है। आप सुन लो बात को, ठीक है, मतलब अदानी एक्वायर करने वाला है साधना ब्रॉडकास्ट को। फिर बताया कि यूएस का किसी कंपनी के साथ, ठीक है, यूएस के किसी कंपनी के साथ मिलके ये कुछ फिल्म मेकिंग के अंदर आ रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज है, तो हॉलीवुड के कंपनीज के साथ मिलके काम करने वाले हैं। मतलब ऐसा ऐसा फंडामेंटल रिपोर्ट, जो फॉल्स फंडामेंटल रिपोर्ट है, वो लोगों के सामने लाया। और क्योंकि उनका मोस्ट प्रॉब्ली, मैंने देखा नहीं कभी चैनल, क्योंकि मैं कोई भी चैनल उस तरह से देख नहीं पाता, तो लेकिन खबर आने के बाद मैं देख, मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार देखूंगा कि चैनल अगर है तो क्या बताता है उसके अंदर। तो सेबी ने इसमें इंटरिम ऑर्डर दिया, और इन लोगों ने क्या किया, जैसे इस खबर को ये लोगों ने फैलाया, ठीक है, जैसे ही खबर को फैलाया, अब क्या हुआ, मैं आपको इसका ग्राफिकल चार्ट दिखाता हूँ। ये पूरा घटना जो घटा है ना सर, ये पूरा घटना घटा है 2022 में, ये 2022 का घटना है, ये देखो देख सकते हैं आप। हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये देखो, शेयर का दाम 2022 के मई में चल रहा था 2 टका, 1 टका, 1.5 टका करके, ठीक है। उसके बाद शेयर अचानक से जुलाई ऑनवर्ड्स देख सकते हैं आप कैसे ग्रोथ दिया है, 31, 40 के आसपास भागा है। 2 टका का शेयर 30 का, मतलब आप समझ सकते हो तो किस तरह का, मतलब 200-300% का जो ग्रोथ, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या मार्केट ट्रेडर ने वॉल्यूम बढ़ा के ट्रेड कर दिया? हाँ, ट्रेड तो किया है,
स्पेशली इन्वेस्टर ज्यादा बाय किया है, वो भी मैनिपुलेशन के कारण। और वो जो भी मैनिपुलेशन हुआ है वो गलत मैनिपुलेशन है, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज सेबी ने जब ऑडिट करवाया तो उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं पता चला कि इसको अदानी खरीदने वाले हैं या फिर इसको यूएस के कंपनी के साथ डील मिला है। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। सो ये सब यूट्यूब के ट्रैप में पड़ने से पहले ना, ट्रैप में पड़ने से पहले खुद का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना हमेशा होता है कि आप मार्केट में आओ, बट किसी के कहना सुनने से सुनो, हर किसी का सुनो, बट करो अपना। और नॉलेज रहेगा तभी एनालिसिस कर पाओगे किसी भी चीज में। अगर अचानक बहुत जोर का ग्रोथ या बहुत जोर का डाउनफॉल दिखता है ना, थोड़ा सावधान तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। मतलब जो शेयर 2% करके इतना दिन से चले जा रहा है, ये देखो 2018 से ही अगर आप देखोगे शेयर 1.5% 2% का रेंज क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उस शेयर में 2022 के जुलाई से ऐसा क्या हो गया कि लोग अचानक इसको खरीदने लगा। और क्योंकि स्टॉक का मैक्सिमम पोर्शन प्रोमोटर होल्डिंग में रहा, तो जो भी बाकी पोर्शन मतलब बाहर के रिटेल इन्वेस्टर्स, स्पेशली रिटेल वाले, कोई एफआईआई डीआईआई नहीं आया इसमें, क्योंकि सस्ता शेयर है ना, और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, चीप शेयर है। हम क्यों 2000 का शेयर खरीदेंगे, क्यों 4000 का शेयर खरीदेंगे, क्यों 500 का 1000 का शेयर खरीदेंगे। 2% में 3% में मिल रहा है तो खरीद लेते हैं। मतलब लोगों को अच्छा लगा, अब 1000 2000 5000 10,000 1 लाख शेयर भी खरीद लिया किसी किसी ने। अब हर कोई लोग अगर छोटा छोटा करके 1000 शेयर भी खरीदते हैं ना, तो भी कंपनी के पास अच्छा पैसा चला जाता है। अब फिर जो मतलब कंपनी के पास मतलब क्या हुआ, अब जो प्रोमोटर है, अब जो प्रोमोटर पार्टी है, अब प्रोमोटर पार्टी ने क्या किया बोले तो, अब प्रोमोटर पार्टी ने गजब किया। जैसे ही शेयर का दाम बढ़ गया, अब क्योंकि मैक्सिमम होल्डिंग है तो शेयर सेल कर दिया। मतलब ये बेसिकली बहुत तुरंत हुआ है, ठीक है। बाय कर दिया, फिर सेल कर दिया, जैसे सेल होना चालू हुआ धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरता गया। अब इसमें जब सेबी को पता चला, जब सेबी को पता चला कि इसमें ऐसा मतलब अनयूजुअल क्यों हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर अगर 2020 का क्लास अगर किसी ने किया है, 2020 का हम लोग का जो क्लास चला था, हर साल चलता है 2-2 बार करके, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन बोल के एक कंपनी पे भी ऐसे ही फ्रॉड हुआ, लेकिन वो गलत सोच के साथ हुआ, तो वो अलग बात। लेकिन ये तो फ्रॉड है, मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, स्टॉक मैनिपुलेशन। ये बहुत खतरनाक चीज है। मतलब आप इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करना, जस्ट चंद पैसों के लिए। 41 करोड़ का प्रोमोटर ग्रुप का अच्छा खासा कमाई हो गया, पैसा तो बैन हो ही जाएगा, और साथ में जो लोग इसके साथ शामिल हैं वो भी जाएगा। अब देखो क्या होता है, सेबी ने तो बैन कर दिया। समझ में आया ना सर? हेलो। यस सर। चलो, ये सब चीजों से संभाल के रहना, ट्रैप में नहीं पड़ना है। नॉलेज जो भी सुनोगे, जो भी देखोगे, जो भी कहेगा, जो सोर्स कुछ भी हो, उसके पीछे अपना भी नॉलेज काम होना चाहिए। हाँ, हो सकता है 1-2 बार गलती हो जाए, बट गलती किस तरह का गलती है, ग्रिड में पड़ के नहीं होना चाहिए। ऐसे हम बंगाली में एक बात कहते हैं ना, लोभे पाप एंड पापे मृत्यु, सुना है हम? हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको पता नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि ग्रिड इज सीन एंड सीन इज डेथ, ठीक है। मतलब लोभ करोगे तो पाप होगा, और पाप करोगे तो डेथ होगा। तो जो भी हो, ज्यादा लोभ में लेके डूबेगा सर, ठीक है। जैसे हमारे बंगाल में भी आजकल पॉलिटिकल लेवल में देख पा रहे हैं शायद। तो व्हाट एवर, अच्छे चार्ट में भी देख सकते हो, अब जिनको नॉलेज है वो चार्ट देखे, वो क्या हालत है चार्ट का। हाँ, क्या हालत है, ये से चार्ट में कोई ट्रेड करता है? कभी नहीं करना सर, कोई ट्रेंड ही नहीं है प्रॉपरली। कोई ट्रेंड ही नहीं है प्रॉपरली। और ये सब बड़ा बड़ा कैंडल से में टेक्निकल क्लास में बताएंगे सर, टेक्निकल क्लास में बताएंगे। हाँ, हो सकता है कभी तुक्का लग जाए, कमा लिया आपने, बट वही उसी तुक्का में क्या होगा, जैसे मानो अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया, यहाँ सेल कर दिया, ठीक है। मतलब एक दिन में अगर 5 टका 25 पैसे चल रहा था, फिर यहाँ पर आके 5 टका 40 पैसा हो गया, काफी बड़ा है। इस लोग शेयर में ये बहुत बड़ा ट्रेंड है सर, ठीक है। अब ऐसे करके अगर मतलब कोई लाख लाख शेयर खरीद लेता है, 1000 10,000 शेयर भी खरीद लेता है, पैसा तो है लोगों के पास,
तो एक बार कमा लिया, फिर सोच रहे फिर कमाएंगे, फिर जब गिरेगा धड़ाधड़ गिरेगा। तो ऐसे स्टॉक से बचना ही चाहिए। मैं तो बोलूंगा ऐसे स्टॉक में कभी ना ट्रेड करें, जिसका कोई प्रॉपर ट्रेंड आपको ना मिले और जिसका कोई प्रॉपर बिजनेस सिनारियोज अगर आपको देखने को ना मिले, तो हमेशा बच के रहिए। जैसे गाना है ना हिंदी में, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। हाँ, ऐसा ही है, ये सब शेयर से बच के रहना। ट्रेंड देख लेना, ट्रेंड अगर तुमको अनयूजुअल दिख रहा है, ट्रेंड में प्रॉपर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इग्नोर करना। जरूरी नहीं है ऐसे पैसे का, ऐसा पैसा ना ही कमाओ, ऐसा पैसे से अपने आप को बचा के रखना, किसी को सजेस्ट भी ना कर। रीजनेबल कमाना और प्रॉपर कमाना इनफ होता है। और ये अभी कभी आपको दे देगा तो कभी आपको लेके डूबेगा। सो ना तो खुद के लिए करो और ना ही क्लाइंट के लिए। अब जिसको जो बन गया करोड़पति बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लाख में संतुष्ट हो तो लाख में ही संतुष्ट रहना, 1000 में संतुष्ट रहना, बट सही चीज में ट्रेड कर, ठीक है। गलत सारी चीजों में अपने आप को बिल्कुल नहीं फंसाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, कल का मार्केट खबर है तो थोड़ा बता दिया आपको। अच्छा, आज बताएंगे सर आपको हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलो बोलो। सर अदानी ग्रुप का जो न्यूज आया था ना हिंडनबर्ग का, उसका तो शेयर प्राइस बहुत धड़ाधड़ नीचे गिर गया था, क्या रीजन था वो? सर वो तो फाइनेंशियल एक बेसिकली एक किसी पे अगर चार्ज कर रहे हो आप, ठीक है, अगर आप किसी के अगेंस्ट में चार्ज करते हो तो क्योंकि अदानी एक बहुत बड़ा कंपनी है और बिग कंपनीज में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें इसीलिए वहां पर भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। जैसे कि अदानी का जो भी हुआ था, ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रीजंस में अगर किसी ने होल्ड करके रखा, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर में अगर किसी ने उसको कुछ दिनों के लिए बाई कर दिया सस्ते में, ठीक है, इट्स ओके। जैसे ये जो आप बता रहे हो अदानी का, अगर मैं अदानी का ये 1 मंथ का डेटा है, ठीक है, तो ये देखो सर, ओवरऑल अगर आप अदानी को देखोगे, ये क्या फ्यूचर निकल गया, तो ये मंथली डेटा इसलिए कम है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, जब कोई रिनाउंड कंपनी में किसी भी तरह का फाइनेंशियल डेटा फ्रॉड का मतलब एलिगेशन आ रहा है, ठीक है, प्रूव नहीं है, एलिगेशन आ रहा है, तो और जैसे कि वो हिंडनबर्ग जिन्होंने जो रिपोर्ट बनाया, वो भी एक पॉपुलर कंपनी है मार्केट में, यूएस में रिसर्च कंपनी है। तो उन्होंने जस्ट अपने तरफ से एक एलिगेशन लगाया, प्रूव नहीं कर पाया। उसने बताया कि जितने का अदानी का वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से अदानी का जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा ही ज्यादा है कंपेरेटिवली, मतलब जितना दाम नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा दाम है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि बिजनेस मैनिपुलेशन है क्योंकि बहुत ज्यादा लोन है, इतना प्रॉफिट नहीं है, इस तरह का एलिगेशन किया। तो फिर ऑडिटर लोग, तो फिर अगर ये एलिगेशन हिंडनबर्ग लगा रहा है, अब देखो मार्केट इमोशन से चलता है। अब हिंडनबर्ग ने ऐसा करने के बाद उसने देखा कि अदानी पे थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा था, तो लगातार एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से शेयर सेल कर दिया अदानी का। और जैसे शेयर सेल करने लगा, इसमें कुछ लॉजिकल सिचुएशंस क्रिएट हुआ है। जैसे शेयर सेल करने लगा, अचानक से अदानी के शेयर्स में डाउनफॉल होने लगा, ठीक है, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ शेयर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शेयर्स है वो सेल होने के कारण मार्केट में उसका शेयर गिरने लगा, ठीक है। अब गिरते 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 रिटेल वाले भी उसके पीछे चालू हो गया, अरे भाई मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है तो हमें भी सेल करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोग भी तो डरते हैं ना सर, मार्केट है। तो ये देखो, इसी तरह से ये नीचे गिरता गया। अब ये चीज अदानी तो इसके बारे में अपना प्रोटेक्शन लेने का कोशिश करेगा ही ना। साथ में सेबी भी सामने आया, अभी भी सेबी का जो भी मतलब सेबी अभी भी अदानी के बारे में मतलब उसका जो भी डिटेल्स है उसको छानबीन कर रहा है, वो उसको देख रहा है। तो जैसे देखो मार्केट को ना सेबी की तरफ से कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला, अब मार्केट देखो फिर से पॉजिटिव हो गया। अब इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन है, जैसे अदानी को गिराने के पीछे अलग मंशा, अलग लेवल ऑफ मानसिकता है, मतलब ये भी एक कारण है। अब इसको मानना ना मानना इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मैं मानो मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा तो आपको लगता होगा सर ये आपका अपना मनगढ़ंत है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप अदानी का फाइनेंशियल
मतलब उसका अगर आप ये देखोगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अदानी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो मोटा मोटी 65% के आसपास का आपको अदानी का खुद का शेयर होल्डिंग है, ठीक है। मतलब अदानी का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग उसके अपने नाम पे है। तो बाहर का लोग इतना ज्यादा मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये देख सकते हैं आप। देख पा रहे सर, अदानी एंटरप्राइज जो इसका सबसे बड़ा, अदानी का बहुत सारा बिजनेस है, पर अदानी का जो मेन बिजनेस माना जाता है दैट इज अदानी एंटरप्राइज। और अगर आप अदानी एंटरप्राइज को देखोगे तो उसका 64%, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, ये आपका उनके हाथ में है। मतलब अदानी का जो फैमिली ग्रुप है उनके हाथ में, प्रोमोटर ग्रुप के हाथ में। तो 64-65% शेयर होल्डिंग अगर किसी के हाथ में है तो मार्केट बाकी लोग कैसे लेके डूबेगा? नहीं डूब सकता। हाँ, अब जब बिजनेस सिचुएशंस खराब होता है, देखो सर, हर चीज का दो पहलू होता है। प्रोमोटर होल्डिंग पे कंट्रोल भी छूटता है। प्रोमोटर होल्डिंग पे जब प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा रहेगा, इस पे इन्वेस्टर को या ट्रेडर को डर भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा होने से उनके पास मैनिपुलेशन करने का ताकत आ जाता है। लेकिन प्रोमोटर के, देखिए ये दो पहलू है। एक जो बहुत ही खराब हालत में है बिजनेस का, उनके लिए वो फ्रॉड कर सकता है, जैसे साधना का मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब कोई बिजनेस काफी बड़ा है फिर भी प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, ये आपको एक क्या बोले सर, ये आपको एक पीसफुल कॉन्सेप्ट भी दे सकता है। अरे चलो, इसको मार्केट में भले ही ये डाउन में जा रहा है लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग इतना ज्यादा है, ठीक है, कि बाकी जो लोग हैं, मतलब बाकी जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर है जिसको बाकी पार्टिसिपेंट्स ने बाय करके या होल्ड करके रखा है, वो इतना भी ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, ये देखो सर, अभी भी 16% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 15-16% शेयर होल्डिंग, मार्केट का जो कैपिटल है इनका, मार्केट कैपिटल में 1-2% हिल जाए बहुत बड़ी चीज है। 15-16% अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से 15 में से अगर 5% शेयर होल्डर भी या 1% शेयर होल्डर भी मार्केट में सेल चुना इंडियन मार्केट रिपोर्ट के हिसाब से, तो मार्केट तो गिरेगा। उसके साथ साथ हमारे देश का जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है वो 1.15, आदर्स मिलके 4.43, जनरल पब्लिक के हाथ में सिर्फ 2.09, ठीक है। और भारत का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह का 4.26, फॉरेन प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से करीब 8 से 9%। ये फॉरेन प्रोमोटर है, मतलब विदेशी जो मतलब अदानी के शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है बड़ा अमाउंट ऑफ, मतलब बिजनेस के स्टार्टिंग लेवल से, प्रोमोटर लेवल में। तो ये है, मतलब अगर ओवरऑल देखो तो प्रोमोटर के हाथ में कितना है, 64 और इधर 9, कितना हो जाता है 70+। हेलो, 70% शेयर होल्डिंग तो प्रोमोटर के हाथ में है। तो प्रोमोटर क्या खुद अपना शेयर का दाम गिराएगा सर? नो सर। नो सर। तो फिर जो भी हुआ है ये एक क्या है, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बेसिस में कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जिनको लगा कि नहीं अदानी का सच में खराब हो सकता है, बड़ा बड़ा अमाउंट था उनका, लगातार उठाना चालू किया, सेल करना चालू किया, और उसके बदले डोमेस्टिक वाले खरीदना चालू किया, तो मार्केट में एक डाउनफॉल आपको नजर आया, ठीक है। इसमें किसी, इसके पीछे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी है, ठीक है, क्योंकि अदानी करंट गवर्नमेंट के बड़ा ही सपोर्ट, मतलब सिस्टम बन के रहा है। मतलब करंट जो हमारा गवर्नमेंट चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, आज बीजेपी है कल कोई और हो सकता है, तो करंट पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट सिस्टम बन के रहा है। और इंडियन जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, देखो सर, देश चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का भी जरूरत होता है, देश चलाने के लिए बिजनेस पार्टीज का भी जरूरत होता है। अगर आप लोग पुराने जमाने का जो भारत का पंचायत व्यवस्था के बारे में सुने हो ना, आज भी चलता है, गांव गांव में अभी भी बोलता है पंचायत। आपको पता है ये पंचायत कौन है? थोड़ा सा मैं ऑफबीट बात कर रहा हूँ, बट इस बात के साथ ना बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। पंचायत कौन होता है जानते हो सर? पंचायत मतलब होता है जिसको वर्ण व्यवस्था के थ्रू से लोगों ने इसको नेगेटिव मतलब कॉन्सेप्ट में डेवलप किया है। ये अलग बात कि लोग इसको नेगेटिव किया है, मतलब समाज को डिवाइड करने के लिए। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था को लेके ना जो लोगों के मन में गलत सोच है, ये गलत बात है, क्योंकि वो हिंदीकरण करके करता है इसको, ठीक है, हिंदी या संस्कृतकरण करके। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पंचायत व्यवस्था और इसके साथ अदानी का क्या रिलेशन, अभी आपको समझ में आएगा। पंचायत 5 से होता है। अब पंचायत का 5 कौन है? पंचायत के 5 में है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो ना, जो राजा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय, है ना। जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को चलाते हैं क्षत्रिय। उससे ऊपर क्या होता है, मतलब ब्राह्मण जो शिक्षक होते हैं, ब्राह्मण मतलब टीचर,
जो समाज को शिक्षा देते हैं। क्षत्रिय मतलब समाज का प्रोटेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस या जो भी है, ठीक है, आज के डेट में पॉलिटिशियंस, एक जमाने में लड़ाई लड़ता था तो ठीक है, किंग या पॉलिटिशियंस। थर्ड में आता है आपका वैश्य, समाज को बनाने के लिए। वैश्य समाज मतलब बिजनेसमैन, जो समाज का इकोनॉमी जिनके हाथ में चलता है। टीचर कौन है? पॉलिसी मेकर। क्षत्रिय कौन है? पॉलिसी का पालन करने वाला, पॉलिसी का रक्षा करने वाला। वैश्य कौन है? बिजनेसमैन, जो इकोनॉमी को सुधारते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कोई नीचू जाति नहीं है, ये तो बाद में डिवाइड एंड रूल खेला गया है। शूद्र मतलब जो कर्म करते हैं। हेलो, ये सब गलत सोच है सर। आप वेद पढ़ो, समझ में आएगा, ठीक है। वो दूसरे का बात सुन के कभी ये सब चीजों पे बिलीव ना करो। अगर हो सके तो कभी वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, समझ में आएगा देश क्या है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ हिंदू धर्म के लिए, भारत का कल्चर को समझने के लिए। शूद्र का मतलब होता है जो वर्किंग क्लास है। हर कोई शूद्र, हर कोई शूद्र है। जो कोई भी, जो क्लारिकल काम करते हैं, जो क्लर्क का काम करते हैं, जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, एनीबडी, चाहे वो सीईओ के पोस्ट में ही क्यों ना हो, जो भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, जो समाज का मेन भार जिनके हाथ में, उनको शूद्र कहलाता है। शूद्र मतलब कोई नीचू जाति, नीचू समाज का, ऐसा नहीं है। ये बात मतलब बाद में ये सब चीजों को कुछ खराब लोगों ने और कुछ बाहर के लोग मिलके अपना वही जो मतलब फालतू का कॉन्सेप्ट है, छोड़ो। तो कहने का मतलब ऐसा है, वैश्य और क्षत्रिय, ठीक है। ब्राह्मण कौन है आज के डेट में? जो सलाहकार है गवर्नमेंट का, जैसे जो रॉ वगैरह में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट लेवल में, टॉप लेवल में, समाज के बड़े बड़े टीचर्स, ठीक है, वो सब। अब क्षत्रिय मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि करंट बीजेपी लेड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, वो देश को चला रहा है, अब उसको सपोर्ट करने के लिए अदानी जैसे बिजनेसमैन है, अंबानी जैसे बिजनेसमैन है, इनके सपोर्ट के बिना टाटा जैसे बिजनेसमैन है, बहुत सारे हैं, इनके सपोर्ट के बिना कैसे बनेगा देश? अब ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा रहता है सर, कि क्योंकि भारत में नेक्स्ट ईयर वोट आने वाला है। अब इसमें यूएस का मैटर है, यूएस के साथ भारत का रिलेशनशिप थोड़ा सा तुतुमा में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया में प्रॉब्लम, मतलब रिश्ता अच्छा है। अब यूएसए नहीं चाहता कि भारत और रशिया का रिश्ता अच्छा हो। अब आपको मैं क्या क्या बताऊं, ये सब सबका, मैं देखो, ये मैं बोला ना, ये मेरा ओपिनियन है। अब आपका ओपिनियन आपका हो सकता है, आप बोलोगे नहीं सर ये आपका मनगढ़ंत है। हाँ सर, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, ठीक है, कि सर आप बीजेपी सपोर्टर हो। नहीं सर, हो सकता है मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो। স্যার G20 কনফারেন্সও এটা নিয়ে আবার কথা হয়েছে। किस चीज को लेके? এই যে স্যার রাশিয়াকে ভোট দেয়নি আর রাশিয়ার ওখানে ইউক্রেনের সঙ্গে ইয়েতে যখন আপনার টোটাল হয়েছিল। ये सर वही वही बोल रहा हूँ सर, G20 में बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है, क्योंकि इंडिया रिसेंटली जो मतलब यूनाइटेड नेशंस का वोट हुआ है रशिया यूक्रेन वार को लेके, रशिया यूक्रेन वार को लेके, तो उसमें इंडिया रशिया के अगेंस्ट में नहीं गया। आपको एक चीज बता दूं, आज आज आप सत्ता में बीजेपी को देख रहे हो, कभी सत्ता में कांग्रेस हुआ करता था। भारत का अभी तक का 75 ईयर्स का जो टोटल सत्ता संभाला गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें 57 ईयर्स कांग्रेस नहीं संभाला है, 14 ईयर्स ओनली। अटल जी का 5 साल और मोदी जी का 9 साल, सिर्फ 14 ईयर्स बीजेपी मतलब संभाला है, ठीक है। तो अगर कांग्रेस भी होता, वो भी रशिया के साथ ही होता, मैं आपको बोल रहा हूँ। भारत रशिया का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रशिया बार बार भारत को सपोर्ट किया है इंटरनेशनल मंच पे। यूएस अपने फायदे के लिए काम किया है। हाँ, बीच में थोड़ा सा ट्रम्प के साथ मोदी का रिश्ता अच्छा हुआ था, ठीक है, ट्रम्प और मोदी का रिश्ता थोड़ा अच्छा हुआ था। और उस टाइम पे ट्रम्प जब तक था यूएसए में, तब रशिया के साथ भी यूएसए का रिलेशंस में उतना ज्यादा कड़वापन नहीं देखने को मिला था। और भी बहुत सारे बातें हैं, लेकिन ये इंडिया का रशिया प्रेम, ठीक है, या रशिया का अगेंस्ट में ना जाना, ये यूएसए को अच्छा नहीं लगता है सर। अब वो इंडियन सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए फाइनेंशियल लेवल में कोई भी कारनामा कर सकता है, कोई भी कारनामा कर सकता है। लेकिन सर क्या है ना, ये सब एक कॉन्सेप्ट है, जो समझे ठीक है, जो ना समझे उसके ऊपर, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं नहीं सच में अदानी में प्रॉब्लम है। सर अदानी का जो करंट बिजनेस पैटर्न है, अगर आप देखोगे, अभी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जा रहा है। आपको खबर देता हूँ, अदानी का अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करोगे, तो वो अभी पूरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न में है। तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न में लोन तो ज्यादा होगा,
आपको एक खबर देता हूँ, अदानी का खबर तो आपको पता लग ही जाएगा जब भी आप अदानी चेक करोगे। एक्सिस बैंक के बारे में मैं आपको उस दिन क्लास में बता रहा था, है ना सर? एक्सिस बैंक के बारे में उस दिन बता रहा था। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को बाय किया, है ना? लेकिन आपको पता है कि एक्सिस बैंक का सिटी बैंक को बाय करने के कारण क्या हुआ है? अगर आप खरीदना चाहते हो तो अभी खरीद सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सिस बैंक का शेयर में ग्रोथ होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन करेंटली नेक्स्ट क्वार्टर या अपकमिंग क्वार्टर में एक्सिस बैंक का शेयर, मतलब एक्सिस बैंक का जो नेट रिजल्ट है, प्रॉफिट है, वो करीब लॉस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा एक्सिस बैंक। क्यों? क्योंकि सिटी बैंक में जो इतना खर्चा किया है, ये देखो, नो मोर सिटी बैंक ब्रांचेस इन इंडिया एज एक्सिस बैंक कम इन 10 पॉइंट सिटी कस्टमर, ठीक है। एक्सिस बैंक मतलब प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगा कुछ क्वार्टर तक। बहुत सिंपल कारण है इसके पीछे, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिटेबल कैसे रहेगा? आप ही बताओ ना। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सिटी बैंक में, 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो प्रॉफिटेबल कैसे रह पाएगा? बोल। ওরা সিটি ব্যাংকের থেকে এই ডিলটা করার জন্যই মনে হয় যে এখন এমপ্লয়ি বেশি প্রয়োজন, কারণ ওরা দেখছি খুব ভ্যাকেন্সি থাকছে এখন। वैकेंसी तो छोड़ेगा ऑब्वियसली नो डाउट। ঠিক থাকছে ভাই প্রচুর, কারণ আপনি চাকরি কিনার চেষ্টা করছেন, অনেকজনকে বলছিলেন যে অ্যাক্সিডেন্ট কথাই বললো, তো অ্যাক্সিডেন্ট জায়গা প্রচুর ভ্যাকেন্সি হচ্ছে, ব্রাঞ্চ ওপেন হচ্ছে, আর নতুন অনেক জায়গায় ভ্যাকেন্সি বাড়িয়ে দিচ্ছে, কারণ ইয়ে কাস্টমার বেড়ে গেছে না, এই কারণেই হচ্ছে। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा सिटी बैंक का काम ले लिया है। अब ये देखो ना, स्टॉक में ग्रोथ देख रहे हो इसी के कारण है, मार्केट में भी एक्सिस को लेके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट चल रहा है। वही रीजन है कि ये जो आपको ग्रोथ फिर से देखने को मिला है। देखो, मैं उस दिन आपको बोला एक्सिस के बारे में, आपको सोचना चाहिए था, अगर आपने ट्रेड लिया आपको गेन हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। लेकिन अब कुछ दिन बाद देखना, थोड़ा सा फिर से मार्केट में इसके बारे में एक नेगेटिव आएगा, हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे मेन रीजन है कि इसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका क्वार्टर रिजल्ट में आपको प्रॉफिट नहीं लॉस नजर आएगा। क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट नहीं लॉस नजर आएगा, 4 से 5,000 करोड़ का लॉस होने का चांसेस है। और फिर से 2024 के एंड पे या 25 के स्टार्टिंग में ये प्रॉफिटेबल दिखना चालू होगा इसका। तो ये तो नॉर्मल बात है ना सर, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जब भी वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका लोन अमाउंट ज्यादा रहेगा। तो ये अदानी का रीजन है। अब और भी चीजें हैं, आप कोई बोलेगा सर क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है प्रेफरेंस मिलता है। सर कौन सा बिजनेसमैन प्रेफरेंस से नहीं चलता है? पॉलिटिकल सपोर्ट रहने से कौन सा बिजनेसमैन सपोर्ट नहीं लेता? और ये तो सिंपल बात है, वर्ण व्यवस्था का पार्ट है। हाँ सर, ये तो वर्ण व्यवस्था का पार्ट है। ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सब मिलके तो देश चलाते हैं। इसके पीछे कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा सर, आपको यहाँ पर 4 दिखा, 5 नहीं दिखा, शूद्र 4 है तो पंचायत क्यों? और एक कौन है? एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, एक क्षत्रिय है, एक शूद्र है, और एक कौन है सर? एनी आइडिया? सर और एक है आदिवासी, ट्राइबल। ट्राइबल 5 नंबर है सर, क्योंकि हमारे जितना जंगल है, पहाड़ी है, ये सब आदिवासी या ट्राइबल्स रहते हैं। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है। ये 4 वर्ण समाज के अंदर रहते हैं और बाकी लोग समाज के बाहर रहते हैं, जो बेसिकली हमारे जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट करता था। तो नदी इनके यहाँ से भी निकलता था, ट्राइबल के वहां से, तो नदी का प्रोटेक्शन, ये सभी चीज। तो जब भी कोई पंचायत बैठता था तो उसमें आदिवासी क्या सोचता है, ट्राइबल क्या सोचता है, उनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले था। बहुत साइंटिफिक था सर। छोड़ो, अब आप बोलोगे सर ये सब ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है। यस आई अंडरस्टैंड, बट आपको मार्केट का नॉलेज रखना चाहिए ना, तो ये सब बातें समझना चाहिए, नहीं तो आप रीजन कैसे ढूंढोगे? रीजन कैसे ढूंढोगे? हर एक का अलग अलग कारण हो सकता है, हर एक का अलग कारण हो सकता है। चलो सर, थोड़ा सा ऑफबीट बातें हो गए। मार्केट उठने का, गिरने का कंपनी वाइज अलग अलग रीजन हो सकता है, स्टॉक वाइज रीजन हो सकता है, निफ्टी का भी, सोशल मैटर, इकोनॉमिक मैटर, सब मैटर काम करता है। कोरोना भी काम किया मैटर में, मार्केट में कुछ नया चीज आ जाए वो भी काम करता है।
तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, सोचना चाहिए सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे मार्जिन कैलकुलेशंस में, लेवरेज पे ऑफ बता दिए थे। इनकी समझ में आया रे अदानी का क्या रीजन है और क्यों फिर से बढ़ना Yes. चालू हो गया? ठीक है, Yes, sir. देखो सर, जब कोई मतलब समझाएगा तो अपना ओपिनियन भी साथ में दे देता है। और देखो, ये सब स्टॉक मार्केट का कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल सिलेबस तो होता है, बट नॉर्मल सिलेबस के बाहर भी रीजन होता है। अब उसके लिए इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। अब मैंने अपना ओपिनियन दिया, ठीक है, बाकी सबका अपना अपना एनालिसिस लगाओ आप लोग, इंडिविजुअल हो आप लोग। लेकिन डरने वाला बात नहीं था ये, मैं शायद तोता को भी बोला था, तोता चिंता मत कर, अगर अदानी है भी तो थोड़ा रुक जा, फिर से उठ जाएगा। कि तोता राइट तो? हाँ सर, रखा आज। अच्छे, मैं बहुत, जब तोता के होल्डिंग में है, तोता मेरे को पूछा था कि सर क्या करे, एक भयंकर हालत है। मैं भी डर गया था कि भयंकर जा रहा है, क्या बात है। तो फिर मैंने देखा कि चांसेस आर लो कि इतना। সে সুপ্রিম কোর্ট তো বেঞ্চ তৈরি করেছে 2 মাসের মধ্যে সেবিকে ইয়েও দিতে বলেছে, আপনার রিপোর্টও দিতে বলেছে। हाँ, इसीलिए तो सेबी ने ये किया, इसीलिए तो सेबी किया। मेरे को लगता है क्लीन चिट मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कुछ अकाउंट्स रिलेटेड मैटर है तो उसमें थोड़ा सा उनको चेतावनी देने की बोलेगा कि थोड़ा सुधर जाओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो फिर ऑडिटर फंसेगा, और उनका ऑडिटर तो बिग फोर है। इसका ऑडिटर तो बिग फोर है। अगर सच में अकाउंट्स में मैनिपुलेशन है वैल्यूएशंस में, तो ऑडिटर फंसेगा। मतलब पूरा बिग फोर चार्टर्ड फर्म, इंडिया के बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा गलती करेगा, मुझे नहीं। देखो क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, वेट एंड वॉच। ओके, वाई आर मार्जिन चार्ज? अच्छा, सबसे सब बड़ा सवाल, मार्जिन चार्ज क्यों होता है? मार्जिन चार्ज क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है? मैंने लास्ट दिन आपको 16 पॉइंट बताया था। मार्जिन क्यों चार्ज होता है ये भी बताया था कि मार्जिन चार्ज करके अल्टीमेटली किस तरह से सेटलमेंट करता है, ठीक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, ये स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन का कॉन्सेप्ट। मैं आपको मार्क टू मार्केट बता दिया था। मार्क टू मार्केट में आपने देखा था कि कैसे डेली प्रॉफिट एंड लॉस पे एडजस्टमेंट करता है ना? यस सर। मार्जिन द बिगर पर्सपेक्टिव, चलो तुमको लेकर चले, मार्जिन दी बिगर पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से मार्जिन को सोचना है। तो इतना तो याद आ गया ना सर कि मार्जिन जो है वो बेसिकली बायर सेलर दोनों जमा करते हैं, और फिर जब भी सेटलमेंट होता है तो वहां से एडजस्टमेंट किया जाता है। तो लेट अस नाउ रीलुक एट मार्जिन कीपिंग M2M इन पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने जो टेबल चार्ट पढ़ा था, इसमें आप लोगों ने देखा ना कि आपने 1 दिसंबर ने अगर प्रॉफिट कर लिया, से फॉर एग्जांपल यू आर द बायर ऑफ एनी स्टॉक, ठीक है, फ्यूचर बायर, तो इसमें डेली का मार्केट में जो भी होगा उसको डेली एडजस्टमेंट करेगा। तो डेली एडजस्टमेंट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। सो अगर 1 दिसंबर ने आपने बाई किया था 165 में, मार्केट क्लोज हुआ था 168 में, आपको 6600 का प्रॉफिट देखने को मिला था। 2 दिसंबर को आपने 172 और आपका ओपनिंग प्राइस 168 माना जाएगा, तो आपका बाइंग माना जाएगा 168, आपका क्लोजिंग हो जाएगा 172, 8200 का आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया था। तो इस तरह से आपने लगातार 2 दिन प्रॉफिट किया, तो 2 दिन आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, और जो सेलर है उनके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। तो सेलर का डेबिट, बायर का क्रेडिट जब प्रॉफिट होगा। सिमिलरली जब आपका लॉस हुआ, मतलब यू आर अ बायर, तो आपके अकाउंट से 1600 डेबिट कर दिया जाएगा और सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप बायर हो, अगेन आपने 4 दिसंबर को लॉस किया 3000 का, ठीक है, तो अगेन सेलर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 3000। अल्टीमेटली जब आपने 4 दिसंबर को 2 बजकर समथिंग कुछ मिनट में, 2:15 में जब आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, उस सिचुएशंस में आपका हिसाब दिख रहा है लास्ट 4 दिन का 10,200 का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट सेलर के अकाउंट से डेबिट करके आपके अकाउंट में अल्टीमेटली सेटलमेंट कर दिया जाएगा। सेटलमेंट हो चुका है, डेली सेटलमेंट के कारण आपका अकाउंट सेटल्ड हो चुका है।
और कुछ करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 बार क्रेडिट और 2 बार डेबिट, अल्टीमेटली 10,200 का जो हिसाब है आपके अकाउंट में हो चुका है। अब बस जो भी एज पर दी मतलब जो भी आपका ब्रोकिंग फॉर्म है वो आपके अकाउंट में उसको एडजस्ट कर लेंगे। मतलब बेसिकली ये NSDL CDSL के थ्रू से एज वेल एज एक्सचेंज के थ्रू से ब्रोकर आपको शो कर देंगे। ये इजीली हो जाता है सर, नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह, इतना झमेला कुछ नहीं है ना। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया था। अब मैं आपको मार्जिन का जो बिगर पर्सपेक्टिव है उसी में थोड़ा फोकस करता हूँ। लेट अस नाउ रीलुक द मार्जिन कीपिंग M2M इन पर्सपेक्टिव। As mentioned earlier, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला था, मार्जिन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग अ फ्यूचर ट्रेड इज कॉल्ड अ इनिशियल मार्जिन। फ्यूचर ट्रेड करने के लिए जब आप स्टार्टिंग में जो पैसा जमा करते हो उसे इनिशियल मार्जिन कहते हैं। इनिशियल मार्जिन इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मार्केट में से फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी कंपनी के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, जैसे हम लोग बार बार TCS में बात कर रहे थे, तो अगर TCS के मे फ्यूचर में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो मुझे इतना शेयर खरीदने के लिए 175 लॉट 3395 चल रहा है, और इसको खरीदने के लिए हमें 87,502 का मार्जिन जमा करना पड़ेगा। दैट्स ट्रू। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज व्हाट 3395 इंटू 175 पर लॉट। ठीक है, मतलब एक लॉट में 175 शेयर है, तो इतना इंटू करके देखो आपको कितना मिलता है, कुछ समथिंग 5-6 लाख तो हो ही जाएगा। तो 6 लाख के लिए 5-6 लाख के लिए 87,000 का मार्जिन जमा करना पड़ेगा। तो सर ये तो इनिशियल मार्जिन हो गया। यस, दिस इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन। कोई भी ट्रेड सेटअप बनाने के लिए ये बेसिक काम करना पड़ता है। तो इनिशियल मार्जिन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट होता है। इनिशियल मार्जिन अकेला नहीं बनता, इनिशियल मार्जिन को बनाने के लिए स्पैन और एक्सपोजर का जरूरत पड़ता है। स्पैन एंड एक्सपोजर, स्पैन मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन। Each and every time a trader initiates a future trade, जब जब एक ट्रेडर फ्यूचर ट्रेड इनिशिएट करेगा, there are few financial intermediaries who work in the background making sure that the trade carries out smoothly. Financial intermediary कौन? ब्रोकर, एक्सचेंज। मैं आपको अभी नाम ले रहा था ना, ब्रोकर, एक्सचेंज, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कहलाता है। NSDL, CDSL, डिपोजिटरीज, हाँ ये सभी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी हैं। डिपोजिटरीज कौन? NSDL, CDSL, ये लोग कौन? इनको कहते हैं डिपोजिटरीज। ये क्या करते हैं सर? हमारा डीमैट अकाउंट का देखभाल यही करता है। हमारा जो स्टॉक मार्केट में डीमैट होता है ना, उसका सेफ्टी सिक्योरिटी ऐसे डिपोजिटरीज के ऊपर ही निर्भर करता है। इनमें से एक का शेयर मार्केट में ऑलरेडी है सर। किसका है रे? CDSL का ना। मार्केट में कौन ट्रेड करता है? CDSL। यस, ये शेयर भी गजब चला था जब से 2020 में आया था, गजब शेयर था। हम सभी को उस टाइम पे भी ऑफलाइन क्लास करते थे, तो उस टाइम पे भी बात हुआ था, हाँ CDSL रख लो, जो भी रख सकते हैं, छोड़ो मत। देखो जो भी अभी भी रखा है ना, है एक से स्टूडेंट है, कम से कम उसी टाइम पे करीब 200 समथिंग चल रहा था ना, कुछ 1000 शेयर या 500 शेयर खरीदा था। ठीक है, मेरे को पूछा था क्या करें, हमने चुपचाप रख ले। ठीक है, तो 2022 तक तो एकदम बिल्कुल अच्छा गया, बीच में थोड़ा सा डाउन गया, फिर से साइडवेज में जा रहा है, फिर भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे, अगर होल्डिंग है भी तो भी, नहीं तो भी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शेयर सर, क्योंकि इसका बिजनेस में ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि ये 2 ही है, एक NSDL, एक CDSL। ठीक है, ये सब कौन है? कौन है ये लोग? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, जिसमें ब्रोकर भी है, एक्सचेंज भी है। एक्सचेंज मतलब BSE NSE। BSE NSE में किसका शेयर मार्केट में ट्रेड होता है? अरे BSE खुद भी मार्केट में रजिस्टर्ड है, पता है आपको? ये देखो, दिखाई दे रहा है ना सबको? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बिजनेस करता है, एक्सचेंज का ही बिजनेस करता है वो, लेकिन उसका भी तो कोई इनकम है, उसका भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो खुद भी मार्केट में लिस्टेड है और उसका भी बिजनेस चलता है। लास्ट 5-6 साल से अगर आप इसका भी बिजनेस देखो तो इसमें भी ग्रोथ नजर आया। और कोरोना पीरियड में तो सबसे ज्यादा, जितना मार्केट में शेयर लिस्टेड होगा, जितना ट्रेडिंग बनेगा, उतना एक्सचेंज का प्रॉफिट। इतना समझ, उतना समझ। बाकी और भी बातें हैं, फंडामेंटल चेक करने से आपको बताया जा सकता है कि
BSE के शेयर में क्या फ्यूचर है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड. So initial margin equals to span plus exposure. Each and every time a trader initiates a future trade, there are few financial intermediaries, जिसमें ब्रोकर है, एक्सचेंज है. मैं आपको बस कुछ नाम बताया अभी. Now कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, मानो कि क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट किसके पास जाता है, ब्रोकर के पास जाता है, ठीक है. कोई ज़ीरोधा के पास आता है, तो कोई एमओए के पास जाता है, मतलब मोतीलाल के पास, कोई आईसीआईसीआई के पास. और ये ब्रोकर किसके पास जाते हैं, ये बीएसई या एनएसई के पास. इफ द क्लाइंट डिफॉल्ट्स, अगर क्लाइंट डिफॉल्ट करता है ऑन ऑब्लिगेशंस, अगर क्लाइंट की तरफ से किसी भी तरह का डिफॉल्ट होता है, आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में जब फॉरवर्ड और फ्यूचर का बेसिक समझाया था, डिफरेंस समझाया था, आपको याद होगा कि उस टाइम पे भी हम लोगों ने यही बोला था कि फॉरवर्ड मार्केट में डिफॉल्ट हो सकता है, और फॉरवर्ड मार्केट में मतलब कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कंप्लीट होगा, ऑब्लिगेशंस फुलफिल होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. पर फ्यूचर मार्केट जो सेबी संभालते हैं, इसमें जिसका जो भी ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करना पड़ेगा. अपना ऑब्लिगेशन मतलब अपना नैतिक दाय, अपना जो नैतिक कर्तव्य है, उसका पूरा ना करके आप जा नहीं सकते, सेबी आपको छोड़ेगा नहीं. सो ऑब्वियसली इट हैज अ फाइनेंशियल रिपरकशन, है ना. इसमें फाइनेंशियल रिपरकशन है, मतलब फाइनेंशियल आपका एक जिम्मेदारी है ऑन बोथ द ब्रोकर एंड द एक्सचेंज. इसमें एक प्रेशर है, एक रिस्क है, और ये रिस्क किसको संभालना पड़ेगा, ब्रोकर को भी, एक्सचेंज को भी. तो ब्रोकर और एक्सचेंज यही तो काम करता है. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या आप जो भी ब्रोकिंग फर्म के लिए काम करते हो, इनका ही काम है कि जो फाइनेंशियल रिपरकशन है इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें. Hence, if both the financial intermediaries have to be insulated against a possible client default, then both of them need to cover adequately by means of margin deposit. अगर मतलब सिंपल बात है कि अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो ब्रोकिंग फर्म और एक्सचेंज को इसको भुगतना पड़ेगा. मतलब मार्जिन डिपॉजिट के बिना अगर कभी कोई ब्रोकिंग फर्म या फिर कोई एक्सचेंज कोई पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर भी देता है, तो इसका जो लॉस है ये ब्रोकिंग को और एक्सचेंज को मिल के भुगतना पड़ेगा. ये ब्रोकिंग बिजनेस का बहुत बड़ा रिस्क है. कई बार ऐसे होते हैं क्लाइंट के बिहाफ से बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म मार्जिन सपोर्ट देते हैं, और अगर प्रॉपरली जो ब्रोकिंग फर्म में काम कर रहे हैं वो अगर किसी तरह से गलत कर दिया, या जो ब्रोकिंग फर्म चला रहे हैं वो अगर किसी तरह से इसको मैनेज करने में गलत कर दिया, क्लाइंट के अकाउंट में पैसा नहीं है, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिए, और एक्सचेंज भी उसको समझ नहीं पाया और हो गया, या तो टेक्निकल कारण से हो या फिर ना समझ के हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है. क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जो क्लाइंट से लेके ही आपको करना चाहिए था, क्लाइंट के अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए था, विदाउट प्रॉपर बैलेंसिंग सिचुएशन आपने कैसे कर दिया. तो ब्रोकिंग बिजनेस का रिस्क है ये सब. और कई बार ब्रोकर क्लाइंट को खुश रखने के लिए अपने से भी पैसा देके कर देते हैं, वो लोन की तरह ट्रीट कर देते हैं. ये सब आप लोग जब काम करोगे ना प्रैक्टिकली, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, कि कैसे चलता है एक ब्रोकिंग बिजनेस. बहुत सारे हो आप लोग, मुझे पता है, जो आगे जाके ब्रोकिंग फर्म के अंदर जाओगे, काम करोगे, सेबी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है देखोगे, आपको अच्छा लगेगा काम करते हुए, मैं इतना तो जरूर बोलूंगा. ठीक है, इसीलिए तो एनआईएसएम का पढ़ाई होता है, जो अल्टीमेटली आपको एक गेटवे देता है ना, मार्केट में घुसने का. और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे, एनआईएसएम, सीएस का पढ़ाई, सीएमए का पढ़ाई आपको बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जितना फाइनेंशियली नॉलेज आपका साउंड रहेगा, एक बात याद रखना सर, फाइनेंशियली नॉलेज जितना आपका साउंड रहेगा उतना ज़्यादा इस मार्केट में आप सक्सेसफुल बनोगे. ठीक है, तो अपना फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप करने के लिए सीएमए का साथ कभी ना छोड़े, और मार्केट में जाने के लिए जो भी ज़रूरी नॉलेज है उसके साथ अपने आप को बनाते रहे. सर क्या है ना, जिंदगी ज्ञान का सागर है. ठीक है, हम किस पार पहुंचेंगे पता नहीं. ठीक है, हमें उस पार जाना है कि इस पार जाना है, बट आपको लगे रहना है. आपको पता है, एक थ्योरी कहता है, मतलब थ्योरी मतलब एक कॉन्सेप्ट है, कहता है कि इस पूरा ब्रह्मांड में ज्ञान का स्रोत जो होता है
ठीक है, नॉलेज का जो स्रोत होता है एज पर आवर इंडियन कॉन्सेप्ट, भारतीय कल्चर के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड में ऑल टाइम ज्ञान का स्रोत घूमता रहता है, ऑल टाइम, जिसको हम लोग मंत्र बोलते हैं। ठीक है, मंत्र होता है ना, हिम्स। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये सारा दिन ब्रह्मांड में घूम रहा है, लेकिन ये ज्ञान को पकड़ने के लिए उस हर एक मंत्र में ज्ञान छुपा होता है, जो मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब ये सोर्स ऑफ नॉलेज कहीं से तो चालू हुआ होगा, है ना। तो कहते हैं, हमारे देश में कहते हैं कि ब्रह्मा जी से चालू हुआ है और सरस्वती जी उस ज्ञान को जन समाज में स्प्रेड किए हैं। ब्रह्मा जी का, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्री, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी की वाइफ। ठीक है, अलग अलग हिस्टोरिकल्स अलग अलग बताते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सारा जो ज्ञान है ये शिव जी से स्टार्ट हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। अब कहना वो छोड़ो, मैं जो बताना चाहता हूँ ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि ज्ञान का स्रोत है चारों तरफ। अब आपके अंदर क्या वो क्षमता है उस ज्ञान को पकड़ने के लिए? जैसे मोबाइल टावर में, टावर का जो जरूरत चीजें हैं वो मिलता है, लेकिन क्या आपके मोबाइल के अंदर वो दम है कि आप उस टावर का जो कनेक्टिविटी है उसको जोड़ पाओ? इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ज्ञान का स्रोत इज जस्ट लाइक अ टावर, जो नेटवर्क पकड़ लिया उसका फोन चल गया, और जो नेटवर्क को नहीं पकड़ पाया उसका फोन चलने में दिक्कत होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। अब समझोगे तो ऐसा ही है, और ना समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। ओके सर, चलो आगे बढ़ो, आज कुछ ज्यादा ही इधर उधर का बात कर रहे हो, सॉरी सर। अच्छा, in fact this is exactly how it works. Span margin is the minimum requisite margin blocked as per exchange mandate. Mandate क्या होता है? Mandate means mandatory. Okay, mandate means mandatory. As per the BSE NSE rules, exchange के rules के हिसाब से कुछ margin को block कर दिया जाता है, जिसे span margin कहा जाता है। An exposure margin is the margin blocked over and above the span to cushion for any MTM losses. ठीक है, मतलब अगर कोई MTM लॉस होगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्पैन को सामने रखा जाता है, एक्सपोजर। ठीक है, तो स्पैन मार्जिन क्या हो गया? स्पैन इज द मिनिमम रिक्विजिट मार्जिन ब्लॉक्ड एज पर एक्सचेंज मैंडेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपोजर मार्जिन क्या है? इज अ मार्जिन ब्लॉक्ड ओवर एंड अबव द स्पैन टू क्वेश्चन द MTM लॉसेस। डू नोट, बोथ स्पैन एंड एक्सपोजर मार्जिन आर स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज। एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे स्पैन मार्जिन हो चाहे एक्सपोजर मार्जिन, दोनों को स्पेसिफाई कौन करता है? एक्सचेंज करता है। इट्स अ वर्क ऑफ BSE NSE। सो एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग, अच्छा नॉट जस्ट BSE NSE, हम लोग इक्विटी पढ़ रहे थे, BSE NSE बोल रहे हैं। जो लोग कमोडिटी ट्रेड करता है उनके लिए MCX है ना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह है। तो कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर ऐसे इसीलिए कहीं पर भी बोला नहीं गया कि BSE NSE, आप समझ लो कि जो भी एक्सचेंज के थ्रू से आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। So at the time of initiating of a future trade, the client has to adhere, मतलब मानना पड़ेगा initial margin requirement. The entire initial margin equals to span plus exposure is blocked by the exchange. बोलो सर, क्या बात समझ में आ रहा है? हेलो, এই বোঝে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? বলো কি রে? हाँ सर। ओके सर, जैसे यहाँ पर एक दिया है देखो। हाँ बोलो सर। किसी ने कुछ कहा, आवाज कट गया, समझा नहीं पाया। इनकी कुछ बोल रहे हो क्या? समझ में नहीं आ रहा सर, मतलब आवाज कट जाए। बोलो। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अगर आपको F&O मार्जिन कैलकुलेशन करना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, तो आपके सामने ना जैसे जैसे ये ज़ीरोधा का फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैलकुलेटर है, आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म का जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी यूज कर सकते हो। लाइक आप स्टॉक्स, टीमो, मोतीलाल ओसवाल, ICICI, व्हाटएवर, ठीक है, SMC, व्हाटएवर, जो भी स्टॉक कंपनी आप यूज करो, या एंजल ब्रोकिंग, ऐसे बहुत सारे हैं। क्या हो गया इनका? ये सिंकी बोलो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है। एक्सपोजर मार्जिन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर वही बता रहे हैं।
ये देखो, जब भी हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, से फॉर एग्जांपल एफएन, ठीक है, एफएनओ में यहाँ पर क्या है, इक्विटी फ्यूचर है, कमोडिटी है, करेंसी है, इक्विटी है। अगर मैं इक्विटी फ्यूचर में सिलेक्ट किया और इक्विटी फ्यूचर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा मार्जिन की तरफ बढ़, सर्च फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को भी देखना चाहते हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट को भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट भी गया होगा। किसी भी कंपनी का देखना चाहोगे, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टीसीएस, टीसीएस देखते हैं क्या मिलता है। टीसीएस कुछ दिखा है नहीं मुझे, यस दिखा है सर, ये देखो सर, जैसे मैंने टीसीएस लिखा, ठीक है, यहाँ पर मुझे 29 मार्च का भी एक दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 27 अप्रैल का भी दिखा रहा है, लॉट साइज देखो 175 करके है, और यहाँ पर 25 मई का भी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेशन में क्लिक करो, मैं यहाँ पर इस पे क्लिक कर देता हूँ, प्राइस यहाँ पर फ्यूचर प्राइस दिखा रहा है आपको। हाँ बोल। ফিউচারটা স্যার উইকলি তো হতে পারে, মানে উইকলি বেসিস দেখে রাখলে মান্থলি বেসিসে। हाँ मतलब जैसे 29 मार्च जो है ये तो इसी मंथ के अंदर होगा ना, तो तुम जब से ट्रेड ले रहे हो उसके बाद से एक्सपायरी डेट तक जो जितना हफ्ता बाकी रहेगा उतना ही तुम्हारा ट्रेड का टाइम रहेगा। अगर 29 मार्च मतलब 19 मार्च को ट्रेड लोगे तो एक ही हफ्ता तुम्हारे पास बचेगा, है ना। আচ্ছা, মানে স্যার মান্থলি এন্ড হতে মানে হয় ওখানে। हाँ यस, मंथली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, और जितना दिन पहले करोगे उसके हिसाब से। अगर मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पर कोई क्या दिखा रहा है देखो, कैश अवेलेबल 1 लाख, ठीक है, टीसीएस, ठीक है, नंबर ऑफ लॉट दैट कैन बी बॉट, इसमें एक अमाउंट दिया है कि मैक्सिमम कितना लॉट ले सकते हो, प्राइस दे के रखा है 3377 करके, ठीक है। इसमें ये मार्जिन का डिटेल्स देता है, कहाँ से मिलेगा, एफएनओ में सेक्टर में जो लिखा है, ये देखो यहाँ पर स्पैन 0, एक्सपोजर 0, टोटल 0 दिखा रहा है ना। या फिर अगर यहाँ पर देखो एनएफओ 3 है, मतलब एनएफओ इन द सेंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एमसीएक्स, सीडीएक्स, मतलब ये करेंसी है, ये कमोडिटी है, ठीक है। तो मैं एनएफओ ही चूज कर दिया, प्रोडक्ट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर मैं फ्यूचर चूज किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं जैसे आरती इंडस्ट्री का नेट क्वांटिटी बता रहे हैं 850, ठीक है, लॉट साइज है 850, अब बाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ऐड कर दिया, देखो मेरा स्पैन बता रहा है 85483, एक्सपोजर बता रहे 60790, ठीक है, और टोटल मार्जिन बता रहा है 1,02,272, ठीक है। तो स्पैन बेसिकली बेसिक है जो एक्सचेंज पहले आपसे ब्लॉक करता है, और एक्सपोजर स्पैन के ऊपर और एक्स्ट्रा, मतलब अगर लॉस होता है तो उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए, मतलब जो बंदा बाई कर रहा है उसका लॉस हो सकता है। जैसे आपने जब बाई किया था, मैंने आपको जो टेबल लास्ट दिन पढ़ाया था, उसमें आपने जब लॉस किया तो उस लॉस को भरपाई करने के लिए आपके अकाउंट में डेबिट होगा ना, तो वो डेबिट अमाउंट जो भी होगा वो इस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल मार्जिन आपका हो गया 1,02,000। स्प्रेड, अब इसमें स्प्रेड का कॉन्सेप्ट भी आएगा, स्प्रेड आपको आगे आगे बताऊंगा ऑप्शंस पढ़ाने के टाइम पे, डिटेल्स में स्प्रेड बहुत डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप पढ़ सकते हो, total margin equals to span plus exposure minus spread benefit. This is the margin required for taking position that can also be held overnight. मतलब अगर आप आज लेते हो तो नेक्स्ट दिन उसके बाद कभी मतलब एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एनआरएमएल प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल है, ठीक है। क्लिक टू नो एडिशनल लेवरेज ऑफर्ड फॉर इंटरडे, मतलब एक्स्ट्रा लेवरेज आपको देता है, वो सब आप अभी हमको छोड़ो, ये सब आपको इंटरडे में पढ़ाऊंगा, एमआईएस, बीओ, सीओ, ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर्ड ऑफर, ऑफर, फिर आपका मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ, ये सब आगे आगे चर्चा करूंगा, सब एक साथ ले लेंगे तो खिचड़ी पक जाएगा। तो मैं फिलहाल आपको ये मार्जिन का डिटेल समझाने का कोशिश करूँ। एक आपका स्पैन हो गया, एक आपका एक्सपोजर हो गया, दोनों दिखाया आपको। अब यहाँ पर मैं वही बात आपको करने जा रहा था कि आपको इतना मार्जिन जमा करके, मतलब 1,02,272, आप टोटल 850 लॉट, ठीक है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज का दाम कितना चल रहा है सर, क्वांटिटी इतना है, दाम नहीं बताया, चेक कर लो आपका इसमें जाके कि आरती इंडस्ट्रीज का क्या दाम चल रहा है। आरती का फ्यूचर का दाम चल रहा है
अच्छा, नॉर्मल मार्केट में देख लेते हैं, करीब आपका दाम जा रहा है 540 करके। फ्यूचर में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है अगर पॉजिटिव जा रहा है तो। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन करने का एक तरीका है कि मेरा कितना मार्जिन लगेगा, मेरा कितना मार्जिन लगेगा। अब इनकी मुझे पूछ रहा था सर एक्सपोजर, और एक बार समझा। देखो सर कैलकुलेशन कैसे हुआ आपने देखा, एक्सपोजर क्या बता रहा है, स्पैन मार्जिन मिनिमम रिक्विजिट मार्जिन है जिसको एक्सचेंज मैंडेटरीली ब्लॉक करता है। एक्सपोजर मार्जिन ब्लॉक करना मैंडेटरी नहीं है, इज द मार्जिन ब्लॉक ओवर एंड अबव स्पैन टू क्वेश्चन फॉर एनी एमटीएम लॉसेस। मतलब ये जो मार्क टू मार्केट में जो भी लॉस होता है, जैसे कि मैं आपको लास्ट दिन यहाँ पर समझा रहा था, आप ट्रेड लोगे तो आपको मार्जिन तो ब्लॉक किया ही जाएगा, लेकिन स्पैन आपका ब्लॉक हो जाएगा, वो मैंडेटरी है। लेकिन एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर मार्जिन से बेसिकली जो भी एक्सपोजर मार्जिन आपका लग रहा है एज पर द डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक, ये जो आपका लॉस होता है ना, इस लॉस को एडजस्ट करेगा एक्सपोजर मार्जिन। मतलब आपका जो, अगर जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं, 16,000 का अगर आपका एक्सपोजर मार्जिन लगा है, तो 16,000 एक्सपोजर मार्जिन से ही जैसे ही आपने 1600 का लॉस किया ना, तो आप कौन हो, आप बायर हो, आप स्टॉक का बायर हो, तो आपके अकाउंट में 1600 डेबिट होगा, तो ये डेबिट कहां से किया जाएगा, 1600 से किया जाएगा। आपके अकाउंट में 3000 का लॉस हुआ है, कहां से किया जाएगा, यहाँ से किया जाएगा। सर अगर मानो कि मेरा 16,000 का एक्सपोजर मार्जिन खत्म हो जाता है, तो एक्सचेंज आपको नोटिफिकेशन देगा या ब्रोकिंग फर्म आपको कॉल करके बोलेगा कि आपका मार्जिन अमाउंट इनफ नहीं है। मतलब मानो आप लंबा टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हो, आप लंबा समय के लिए ट्रेड ले लो, ऐसे एक्सपोजर मार्जिन इज नॉट मैंडेटरी। कई बार ब्रोकिंग फर्म भी आपको हेल्प करता है एक्सपोजर मार्जिन देने के लिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ब्रोकिंग फर्म हेल्प मतलब क्या, उसका अपना भी फायदा है उसमें। ठीक है, तो ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए बड़े बड़े क्लाइंट के लिए कई बार ब्रोकिंग फर्म अपने से भी कर देता है, दैट्स ए डिफरेंट पार्ट। बट एक्सपोजर मार्जिन जमा करने का, अगर मानो आपका एक्सपोजर मार्जिन खत्म हो गया आपका लॉस मैनेज करते करते, तो दे विल आस्क फॉर अगेन कि भाई आप अपने एक्सपोजर मार्जिन और बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ाओगे तो आगे ट्रेड में आपको रहने का जगह नहीं मिलेगा, तो आपको फिर से अमाउंट देना होगा। बाद में सेटलमेंट होने के बाद आपका जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाए। क्लियर है? यस सर। কিন্তু স্যার যদি হিউজ মাইনাস হয়, মানে যেটা লাস্ট এক্সপেক্টেড লস হয়ে গেল, তো সেটা তো এক্সপোর্টার মার্জিন থেকে তো কাটলেই, সাথে তো তাহলে আমার আমি যে টাকাটা ছিল সেটা থেকেও তো কাটবে। हाँ ऑब्वियसली, अगर देख एक्सपोजर मार्जिन से मान के तू बाद में मार्जिन जमा नहीं किया और किसी कारण से ट्रेड इनिशिएट हो गया, तो तेरा जो बाकी ब्लॉक मार्जिन है ना स्पैन का, तो स्पैन से कर लेगा। अब आगे देख बहुत सारी चीजें हैं, देख ध्यान से तू। तो अब क्लाइंट का डिफॉल्ट को रोकने के लिए तो इतना सारा पैंतरा, इतना पैंतरा करने का क्या मतलब है, पैंतरा समझते हो ना, मतलब ये जो पैंतरा का मतलब होता है कि इतना सारा जो भी झमेला आपके साथ कर रहा है ट्रेडर के साथ, ठीक है, तो ये इतना झमेला क्यों, ताकि क्लाइंट मार के ना जा पाए, बस यही कॉन्सेप्ट है। So at the time of initiating future trade, the client has to adhere to the initial margin span plus a exposure. So between two margin, span margin is more important, as not having this in your account means penalty from the exchange. Point to be noted है। अगर आपके अकाउंट में एज ए ट्रेडर या आपके क्लाइंट के अकाउंट में स्पैन मार्जिन नहीं है और फिर भी आपका ट्रेड इनिशिएट हो चुका है, तो आपको पेनल्टी लग जाएगा। स्पैन मार्जिन रिक्वायरमेंट हैज टू बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड as long as the trader wishes to carry his positions overnight or next day। एकदम स्ट्रिक्ट है, अगर ओवरनाइट पोजीशंस बढ़ाना चाहते हो स्पैन मार्जिन बहुत जरूरी है। इनफैक्ट फॉर दिस रीजन स्पैन मार्जिन इज आल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज द मेंटेनेंस मार्जिन। याद रखिए सर, हाँ, कि स्पैन मार्जिन का दूसरा नाम मेंटेनेंस मार्जिन क्यों है। So how does the exchange decide what should be the span for a particular future contract? Well, they use in advanced algorithm to calculate the span, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक टू स्टॉक, हर स्टॉक का अपना अपना है ना। जैसे मैंने आपको आरटी इंडस्ट्रीज का कैलकुलेशन दिखाया ना, मैंने आपको आरटी इंडस्ट्रीज का दिखाया, आप यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज करो ना, अब आरटी की जगह किसी और को ले लो, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ले लो, बलराम चीनी ले लो, भरत फॉर्ज ले लो, रिलायंस ले लो, टीसीएस ले लो, टीसीएस में फ्यूचर ले लेते हैं, ऐड कर दिए, कितना बता रहा है आपको टोटल 25 मई के लिए जो मार्जिन लिया जा रहा है
1,72,985 स्पैन, एक्सपोजर में जाएगा 38,425, ठीक है, मार्जिन है 2,11,411। अब आप बोलोगे सर ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ये आपको मैं बाद में और सिखाऊंगा। मार्जिन कैलकुलेटर वैसे भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप, हाँ बोलो। সেটা স্যার একই মানে আমি টোটাল মার্জিন জমা করছি সেখান থেকেই আমার কাজ মানে আমি যে টাকাটা আমারই টাকা সেখান থেকে हाँ यस, पूरा टाका तेरा ही टाका है उसको সেটাকে আলাদা শুধু আলাদা করে টাকা শো করছে আর কিছুই নেই। दोनों मिला के इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन, ठीक है। लेकिन इनिशियल मार्जिन में एक स्पैन है और एक एक्सपोजर। स्पैन मेंटेन करना मैंडेटरी है, एक्सपोजर डिपेंड करता है, मैंडेटरी नहीं है, बट आपको मैं बता दूं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये ऑलवेज लिया जाता है। और স্যার তাহলে এক্সপোজার মার্জিন যদি মানে জমা করতে না চাই তাহলে আমি টাকাটা কেটে মানে শুধু স্প্যানটা জমা করলেও হবে? हाँ, मतलब मैंडेटरी है एज पर एक्सचेंज रूल्स, मतलब जमा करना ये ब्रोकिंग फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली ब्रोकिंग फर्म का अगर क्लाइंट बड़ा फेमस है और उसको काफी दिनों से ट्रेड करे जा रहे हैं ब्रोकिंग फर्म के साथ, तो ब्रोकिंग फर्म उसको स्पैन से भी ट्रेड को इनिशिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये रिस्क ब्रोकिंग का ब्रोकर के ऊपर चला जाएगा कि भाई तुमने एक्सपोजर क्यों नहीं रखा, बंदे का लॉस हुआ है, हम कहाँ से मैनेज करेंगे, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। लेकिन एक्सचेंज कहता है कि कम से कम स्पैन मार्जिन, देखो बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा तो ढीला भी देना पड़ता है ना। अगर हर चीज में टाइटनेस लगा दोगे, ये पैसा दो इस नाम के लिए, वो पैसा दो उस नाम के लिए, तो फिर बिजनेस भी तो दिक्कत में पड़ जाएगा, ब्रोकिंग का बिजनेस भी तो चलाना है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपोजर मार्जिन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब लॉस एडजस्ट करने के लिए। स्पैन मार्जिन इज मैंडेट, तो मतलब स्पैन मार्जिन रहेगा तो ट्रेड इनिशिएटिव करने का मौका मिलेगा पूरा का पूरा, लेकिन बिना स्पैन का ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। एक्सपोजर उसका रिस्क को कंट्रोल करने का एक एक्स्ट्रा प्रावधान, ठीक है, टू कंट्रोल द मोर रिस्क। सो अच्छा, ये एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जैसे गूगल एल्गोरिथम में चलता है, आपको पता है एल्गोरिथम एक मैथमेटिकल टेक्निक है। ये कैसा मैथ्स है? ये अपने आप में कैलकुलेट करता है कि किसका कितना मार्केट में बाइंग सेलिंग चल रहा है, किसका कितना मार्केट में, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है एल्गोरिथम, किसका कितना मार्केट में डिमांड है, कितना लॉस हुआ है मार्केट में, मतलब इसका मार्केट में अप एंड डाउन कितना चल रहा है, ठीक है। तो अगर लॉस भी होगा तो कितना परसेंटेज लॉस हो सकता है, अगर प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो सकता है। ये सब सिस्टम को कैलकुलेट करके वो मार्जिन का हिसाब किताब कर लेता है, जस्ट लाइक गूगल करता है कि जब भी हम लोग गूगल में सर्च करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी सेगमेंट, ये मतलब कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, ठीक है, कौन पॉपुलर है। एक समय था कि भिखारी सर्च करने से पाकिस्तान का इमरान खान का इमेज आता, ये एल्गोरिथम के लिए होता था, मतलब पता नहीं किसी ने शायद कोई वेबसाइट में भिखारी इक्वल्स टू पाकिस्तान लिख के रखा था, इमरान खान लिख के रखा था, तो भिखारी वर्ड सर्च करने से गूगल दिखा देता था उसको इमरान खान, ठीक है। तो इसको लेके काफी बेइज्जती हुआ, ठीक है। एक बार हमारे भारत में भी एक हुआ था कि अगलीस्ट लैंग्वेज इन इंडिया, ऐसा बोल के कोई सर्च किया था कि सबसे खराब लैंग्वेज क्या है, तो उसमें कन्नड़ भाषा आ रहा था। कन्नड़ मतलब कर्नाटक का भाषा, ठीक है। तो फिर कन्नड़ दिखा, मतलब कन्नड़ जैसे बंगाल में हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं ना, वैसे ही कन्नड़ वाले लोग अपने आप को कन्नड़ दिखा बोलते हैं। तो कन्नड़ दिखा लोग एकदम जाग गए, और ज्यादातर मतलब गूगल का जो ऑफिस है हेडक्वार्टर इंडिया में वो कर्नाटका में ही है। तो बेसिकली किसी ने अपने एसईओ वगैरह करके ऐसे कोई लिखा था, तो अगलीस्ट लैंग्वेज किसी ने सर्च कर लिया। अब गूगल को कितना पता है सर कि कौन क्या नाम पे सर्च करेगा, तो अगर किसी ने किया कोई भी चीज लिख के लगा, गूगल जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। ना तो वो जानबूझ के भिखारी बोलेगा किसी को, इमरान खान जैसे नेता को किसी देश का, और ना ही वो किसी देश के जो लैंग्वेज है उसके लोगों को लैंग्वेज के नाम पे ठेस पहुंचाए, ठीक है। तो बाद में गूगल ने सॉरी बोला और उसको हटाया। तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। तो एल्गोरिथम एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो ऑटो कैलकुलेट कर लेता है स्पैन मार्जिन डेली बेसिस, ठीक है। ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। तो वन ऑफ द की इनपुट दैट गोज इनटू दिस एल्गोरिथम इज द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एल्गोरिथम वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक कितना ज्यादा वोलेटाइल है। अब वोलेटिलिटी क्या है ये मैं आपको ऑप्शंस में बताऊंगा। वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट आता है। सो हाउ टू कैलकुलेट वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, ये डिस्कशन तो मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कराने के टाइम पे बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी एक बहुत बड़ी बात है। अब कॉन्सेप्ट इज दैट किसी पर्टिकुलर, जैसे देखो ना, इसका वोलेटिलिटी नो डाउट हाई है, नो डाउट अदानी का वोलेटिलिटी हाई है, इसलिए इसका मार्जिन वैल्यू भी हाई।
जिसका वोलेटिलिटी लो होता है ना, मतलब जिसका डेविएशन लो होता है, इसका डेविएशन लो होता है, लो मतलब बहुत ज्यादा एक जगह से, मतलब एक स्टॉक, मतलब जैसे अगर मैं इसका नाम लूं, टीसीएस का ही ले लेते हैं, अब एग्जांपल के लिए कोई भी उठा सकते हैं। टीसीएस कॉम्पिटिटिवली इतना वोलेटाइल नहीं है जितना वोलेटाइल अदानी है, तो ऑब्वियसली उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा रीजनेबल रह सकता है। तो ही बात कर रहा है सर कि एल्गोरिथम इज द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, मतलब वो क्या करता है, goes into the algorithm in the volatility of the stock, जो स्टॉक का अप डाउन एग्जैक्टली नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मतलब एवरेज लाइन से कोई स्टॉक कितना अप होता है कितना डाउन होता है, दैट इज द वोलेटिलिटी। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को एवरेज लाइन मानूं और लास्ट एक महीने का, सॉरी ये तो मंथली, ये मिनट का ट्रेडिंग है, एक सेकेंड, मिनट में भी वोलेटिलिटी समझा जा सकता है, पर अगर मैं डे चार्ट लूं एंड जस्ट टेक इट दी एवरेज लाइन, ठीक है, अब इसमें आप एक एवरेज लाइन खींचो, तो नॉर्मली एवरेज में ही अभी चल रहा है टीसीएस का प्राइस। अगर लास्ट एक दो महीने का आप हिसाब देखोगे तो दिस इज द एवरेज लाइन, तो एवरेज लाइन से जस्ट लुक एट सर, एवरेज लाइन से ये कितना नीचे जाता है और एवरेज लाइन से वो कितना ऊपर जाता है, इसे कहते हैं वोलेटिलिटी। ये मंथ का अलग हो सकता है, डे का अलग हो सकता है, ईयर का अलग हो सकता है, ठीक है, और ये वोलेटिलिटी डिपेंड करता है एसडी पे। सर एसडी क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, आप लोग शायद पढ़े हो स्टैंडर्ड डेविएशंस बचपन में, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे इसको, बचपन वाला बात फिर से याद आएगा, बट नाउ फॉर द स्टॉक मार्केट कैलकुलेशन। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का डेविएशन टेक्निक को समझना कि वो कितना डेविएट कर सकता है और डेविएशन के ऊपर बेसिस करके स्टॉक मार्केट में कैसे पोजिशन दिया जाए, आई विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस। बहुत लंबा जर्नी है सर, तो थोड़ा दिल थाम के बैठो और पेशेंस के साथ समझो। Volatility is a very crucial concept. We will discuss in later. मैं आपको बोला, for now just remember this: if volatility is expected to go up, the span margin requirement also goes up. अगर volatility ज्यादा नजर आता है, ठीक है, तो margin requirement भी ज्यादा हो जाता है। Exposure margin which is an additional margin, जो 4-5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में वैरी करता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 4 से 5% में वैरी करता है एक्सपोजर मार्जिन। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 1 लाख का है तो एक्सपोजर मार्जिन उसका 4 से 5% होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है नॉर्मली, ऐसे ही देखा गया है। जैसे अभी अभी मैंने आपको आरती इंडस्ट्रीज का वोलेटिलिटी नहीं, एक्सपोजर दिखा रहा था, आप हिसाब लगा के देख सकते हो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पर तो पता नहीं चलेगा, 850, सॉरी जैसे ये 175 का स्टॉक था, टाटा का शेयर चल रहा है 3400 समथिंग, ठीक है, तो 175 इंटू 3400 करो, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 4 से 5% एक्सपोजर मार्जिन दिखाया जाता है, करके देख सकते हो, सिंपल हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो एक्सपोजर मार्जिन नॉर्मली इसी तरह से काउंटिंग किया जाता है। नाउ लेट अस लुक एट द फ्यूचर ट्रेड कीपिंग बोथ द मार्जिन एंड एमटीएम इन पर्सपेक्टिव। द ट्रेड डिटेल्स इस तरह का, यहाँ पर आपको एक सिंबल मिल रहा है एचडीएफसी बैंक का, मतलब एचडीएफसी बैंक का शेयर है, ट्रेड टाइप लॉन्ग है, मतलब आप बाई करोगे अभी, सेल करोगे ओवरनाइट बेसिस में, मतलब कल परसों उसके बाद खरीद रहे हो आप 10 दिसंबर 2014 को, 14 हो या 22 फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम ऑलवेज सेम काम करता है। खरीदने का दाम कितना था उस टाइम पे, 938 का, 938 टका 70 पैसे में आपने बाई किया था, किसको, एचडीएफसी को। तो क्या हुआ सर, 14 दिसंबर को बाई किया, 19 दिसंबर को सेल कर दिया, बहुत अच्छा, लेकिन लॉस में किया कि प्रॉफिट में, सर 955 में 955 लॉस हुआ कि प्रॉफिट रेट, 938 टू 955 प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट हुआ सर, बिल्कुल। लॉट साइज था आपका 250 का, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है आपका 250 इंटू 938, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाता है 2,34,675, सिंपल हिसाब। स्पैन मार्जिन के कितना लगेगा, ये सब एग्जाम क्वेश्चन भी है, बाद में ना बोलना सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पहले दे दो वार्ड नहीं, हाँ सर। स्पैन मार्जिन सर, मार्जिन की कंपनी से कैसा, हाँ सर, मोटा मोटी है यहाँ पर नॉर्मली कंपनी के, मतलब ये डिपेंड, ये जस्ट यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया जा रहा है कि मोटा मोटी कितना लिया गया है, हर कंपनी का सेम नहीं होगा,
वो तो मैं वो बोला ना एल्गोरिथमिकली फिट होता है। तो इस केस में जो मार्जिन कैलकुलेशन हुआ था उसी का एक आपको हिसाब किताब दिखा जा रहा है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 7.5%। आपने देखा तो कल ही देखा कि हर कंपनी का सेम होता है क्या? आपने अदानी का ना मार्जिन, नो सर, सर। तो फिर इतना आपने अदानी का इतना मार्जिन देखा है। परसेंटेज दी ये परसेंटेज जितना मार्जिन लगा था उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया। आप अपने हिसाब से भी देख लेना कि जो भी कंपनी बता रही है वो तो एल्गोरिथमिकली मार्केट बताता है आपको। अब आप हिसाब लगा लो ना कि उसमें स्पैन कितना लग रहा है और एक्सपोजर कितना लग रहा है, आपको तो दिखा देता है। जीरोधा कैलकुलेटर हो या अपस्टॉक्स कैलकुलेटर हो या मोतीलाल का मार्जिन कैलकुलेटर हो, दे विल शो यू, देन यू कैन कैलकुलेट मार्जिन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि आपके एक्सपोजर का परसेंटेज क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे और आपका स्पैन का वैल्यू कितना है स्पैन पे। इस पे सबका एक कैसे हो सकता है? कैसे बोका बोका सवाल करते हो सर? कल 2 दिन से हम लोग कितना सारा मार्जिन कैलकुलेशन पढ़े जा रहे हैं, हाँ देखे जा रहे हैं। इस केस में स्पैन का वैल्यू था 7.5, जिसका वैल्यू है 17,600। एक्सपोजर का वैल्यू है 4 से 5% बोला आपको। नॉर्मली ऐसा ही होता है, आप चेक कर लेना एक्सपीरियंस के थ्रू से, आपको और अच्छा लगेगा समझने में। चेक करना कैसे, समझ में आ गया ना सर? किसी भी पर्टिकुलर मार्जिन कैलकुलेटर में जाना, जैसे मैं आपको जीरोधा में दिखा रहा था, आप जीरोधा यूज कर सकते हो, कोई भी ग्रो हो, आप स्टॉक्स हो, जहां भी आपको जब जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, इफ दे प्रोवाइड योर प्रॉपर सिस्टम। सर 11,733। अच्छा इनिशियल मार्जिन कितना हो गया? 29,334। टीएल पर शेयर कैसे होगा? आपने 938 में बाई किया था, 955 चल रहा है, आपका पर शेयर में प्रॉफिट हुआ है 16.30 तो 955 माइनस 930.7। नाउ नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? 250 इंटू 16.3, तो 4,075 का प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है, ये प्रॉफिट आपके, ये प्रॉफिट आपको क्या किया जाएगा एक हफ्ता का, जो आपका सेलर है उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट्स इट। तो आपको कैलकुलेटर यूज करना है, यू कैन गो टू Zerodha's कैलकुलेटर ऑब्वियसली। ठीक है, सो कीपिंग द above trade details in perspective, let us look how the margin and M2M plays a simultaneous role during the life of a trade. The table below shows how the dynamics change on day to day basis. ये देखो तो हर दिन आपके सामने ऐसा डेटा रेडी होता है 10 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर। ठीक है, क्लोज प्राइस का क्लोजिंग, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, डेली का स्पैन भी चेंज होता है, डेली एक्सपोजर भी चेंज होता है, टोटल मार्जिन भी चेंज होता है डेली का। डेली का मार्क टू मार्क देखो, 325 का प्रॉफिट, 250 का लॉस, 2250 का लॉस, 4750 का प्रॉफिट, 4000 का लॉस, 2000 का लॉस, 3250 का प्रॉफिट, 4250 का प्रॉफिट। आपके पास बैलेंस कितना है उसके हिसाब से हिसाब हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस भी चेंज होगा, सिंपल बात है ना। अगर लॉस होगा तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, जस्ट लाइक दैट। लॉट साइज 250, स्पैन 7.50 ऑफ सीवी, एक्सपोजर, मतलब ये एचडीएफसी का जो मैं करेंटली आपको शो किया वही बता रहा हूँ। इनिशियल कैश ब्लॉक इतना, कैश रिलीज कितना 33,409, डिफरेंस कितना 4,075, ये आपका प्रॉफिट हुआ था ना। ये आपको डिफरेंस जो है ये आपको मिल जाएगा। टोटल एम टू एम 4,075, प्रॉफिट अर्न 4,075, रिटर्न कितना कमा लिया 4,075 डिवाइडेड बाई जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके पर हिसाब लगा लो 13. जितना मार्जिन जमा किया था जितना का प्रॉफिट किया हिसाब लगा लो, वो आपका रिटर्न हो जाएगा। ये पूरा टेबल को नीचे समझाया गया है, ये पूरा टेबल को नीचे ही समझा गया है, ये देखो और कुछ नहीं। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होगा, पहले आपने मार्जिन कितना जमा किया 29,334, जैसे मार्क टू मार्केट में प्रॉफिट हुआ 325 ऐड हो जाएगा। ये 10 दिसंबर का खेल था। तो कैश बैलेंस इज मोर देन द टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर कैश बैलेंस जो है टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम। फर्दर द रेफरेंस रेट इन द नेक्स्ट डे एमटीएम इज 940, मतलब मार्क टू मार्केट के हिसाब से शेयर का दाम 940 चल रहा है। अब 11 दिसंबर में क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। 11 दिसंबर में मार्केट में लॉस हुआ आपको, तो आपका मार्जिन 2969659 था, अब 250 का लॉस होगा तो वैल्यूएशन कम हो जाएगा। द न्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट इज आल्सो कैलकुलेटेड 29344, क्लियरली द कैश बैलेंस हायर देन द मार्जिन रिक्वायर्ड, hence there is nothing to worry about. Also रेफरेंस रेट 939 लिया गया था। इसी तरह से 12 दिसंबर को, इसी तरह से 12 दिसंबर को। अच्छा अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है,
मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन मतलब स्पैन मार्जिन। मोमेंट द कैश बैलेंस फॉल बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन, अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपका मेंटेनेंस मार्जिन मतलब आपका कैश बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जा रहा है, दे विल कॉल यू आस्किंग यू टू पंप योर मनी। मैं आपको पहले ही बोला था, जब मार्जिन नीचे गिरेगा तो आपको बोलेगा कि आप मार्जिन जमा करो। इन द एब्सेंस ऑफ व्हिच दे विल फोर्स क्लोज द पोजीशन देमसेल्फ। अगर आप नहीं जमा करोगे तो आपका जो ब्रोकिंग फर्म है उनको पूरा का पूरा राइट है आपका पोजीशन क्लोज करने का। दिस कॉल that the broker makes requesting you to pump in the required margin money is also popularly called margin call। याद रखना सर, अगर ब्रोकर के अकाउंट में मार्जिन नहीं है, सॉरी क्लाइंट के अकाउंट में अगर मार्जिन नहीं है या फिर वो मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जा रहा है, दे विल कॉल यू फॉर द मार्जिन। अगर आप नहीं जमा करोगे तो आप वो ब्रोकिंग फर्म खुद से खुद स्क्वायर ऑफ कर देगा, आप कितना भी चिल्ला लो फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप कौन, आप क्लाइंट। So if you are getting a margin call from your broker, it means your cash balance is dangerously low to continue the positions। आई होप कि आपका और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना डिटेल्स में हुआ। सो गोइंग बैक टू द एग्जांपल, कैश बैलेंस 27159 इज अबव द स्पैन मार्जिन, सिंस देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर कैश बैलेंस स्पैन मार्जिन से ऊपर जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, द एमटीएम लॉस इज डेबिटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। मार्क टू मार्केट में जो भी लॉस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हर एक केस बना है, जो आपको मैं दिखा रहा था वहां पर, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, मतलब बताया। और लास्ट में सम अप ऑल द एमटीएम, सारा एमटीएम को यहाँ पर सम अप करो। पीएल कैलकुलेट करने का दो तरीका है। 325 का प्रॉफिट फर्स्ट डे को 10 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर लॉस, फिर माइनस कर लो, जो लॉस होगा उसको माइनस, प्रॉफिट होने से प्लस, लॉस होगा माइनस, प्रॉफिट होने से प्लस, ठीक है। 4075 सिंपल। दूसरा पॉइंट भी है, फाइनल कैश बैलेंस आपके पास अगर पड़ा हुआ है 33,409 और कैश इनिशियली जो आपका ब्लॉक हुआ था दैट इज 29,334। फाइनल कैश बैलेंस आपका बना हुआ है डेली का एम एडजस्ट करके 33,409 लास्ट 10 दिन में, और आपने इनिशियली जमा किया था 29,334, दोनों का एडजस्ट करके आपका बनता है 4,075। बस हो गया। ये कैश क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में घुस जाएगा। ये सिंपल अकाउंट्स है। मेथड 3 भी हो सकता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू माइनस, बहुत सारा मेथड है, याद रखें एग्जाम के लिए। आपको एग्जाम में फाइनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलता है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिलता है। आपने जब स्टार्ट किया था तब आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 234,675 का, और आप जब क्लोज कर रहे हो तो उस टाइम पे मार्केट में फाइनल वैल्यू चल रहा है 238,750, अगेन 4,775 का ही आपका प्रॉफिट होगा, और ये कैश आपको रिलीज किया जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका है सर। फ्यूचर प्राइस, ये भी मेथड 4 है। पीएल difference between the future and buy and sell price, buy price 938.7, sell 955, lot size 250, हिसाब लगा लो, 16 टका 30 पैसा का डिफरेंस है, 250 का लॉट है, 4,075। कोई भी पर्टिकुलर वे से आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट, बस आपको आना चाहिए। एग्जाम में आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा दे सकता है, एग्जाम में आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा दे सकता है, दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, आपको रेडी रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्जिन कॉल के ऊपर थोड़ा बात करूंगा सर, ठीक है। मार्जिन कॉल के ऊपर बात करूंगा कि कैसे मार्जिन कॉल करता है, ठीक है। और फिर मैं आपको मार्जिन कैलकुलेटर में लेके जाऊंगा, ठीक है। मार्जिन कॉल एंड देन मार्जिन कैलकुलेटर, ऑलरेडी मैं आपको मार्जिन कैलकुलेटर दिखा दिया, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा, बट फिर भी कुछ जरूरी बात इसके अंदर भी छुपा हुआ रहता है, क्या पता क्या चीज जानने को मिल जाए। मार्जिन कैलकुलेटर बहुत जरूरी चीज है। तो नेक्स्ट क्लास मार्जिन कैलकुलेटर में चर्चा करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक। ओके सर, क्लियर ना, आज इतना ही है सर, हाँ सर। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके सर, टाटा फिर।